नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मापक, मापन और मापक यंत्र साथ ही बल, गति एवं गति के नियम को कंप्लीट कर चुके हैं। इस बार हम लोग डिस्कशन करेंगे गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व के अधीन, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ में। क्योंकि दोस्तों समय रहते यदि हम अपनी कमर न कस लें तो सफलता हासिल नहीं हो सकती है, और सरकार की नीतियां कब चेंज हो जाए कब नहीं ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों इस वैकेंसी को लास्ट वैकेंसी समझकर इस तरह तैयारी कीजिए कि अब की बार बिहार एसएससी के पार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। तो दोस्तों इस गुरुत्वाकर्षण से पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के बल का माप क्या कहलाता है। तो दोस्तों किसी वस्तु पर यदि गुरुत्वाकर्षण बल का माप के बारे में पूछा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको भार कहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स जब कोई मान के चलेंगे ये मेरा अर्थ है और इस अर्थ ये और मेरा गुरुत्वाकर्षण का एरिया है, और यहाँ पर रखे किसी वस्तु को ये जो नीचे की ओर खींचेगा जिस बल से, इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, भार कहते हैं। भार का मतलब कभी नहीं होता कि यदि आपसे भार पूछा जाए तो आप बोलेंगे आपका भार 50 kg है। दोस्तों भार का मतलब होता है कि किसी वस्तु को पृथ्वी कितने फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचती है, उस फोर्स को भार कहते हैं। मतलब भार भी एक तरह का बल है और इसका भी बल के तरह ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होता है। तो दोस्तों पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार 0 होता है। आइए समझते हैं इस बात को। तो दोस्तों ये हमारा अर्थ है और ये झुका हुआ है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेंगे कि इसमें ध्रुव कहाँ पे है और केंद्र कहाँ पे है। दोस्तों इसका जो बीच का ये पॉइंट्स होता है ये इसका केंद्र है। यहाँ पे दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का मान 0 होता है, क्योंकि पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचती है और केंद्र की ओर खींचती है, और जब केंद्र पे पहुंच ही जाए तो उसका क्या हो जाता है, वहां पे आकर्षण बल 0 हो जाता है। इसलिए अक्सर बोला जाता है कि पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल g का भी मान क्या हो जाता है, 0 होता है। वहां पे होता ही नहीं है, तो इसीलिए केंद्र पर किसी वस्तु का भार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही समझते हैं कि ध्रुव कहाँ पे है और विषुवत रेखा कहाँ पे है। तो दोस्तों इस तरह हम देखें कि पृथ्वी का ये उत्तरी ध्रुव हो जाता है, क्योंकि किसी मैप में उत्तर की दिशा ऊपर होती है। दोस्तों पहले ही हम आपको डिस्कशन कर चुके हैं आपके साथ। तो ये उत्तरी ध्रुव हो गई और ये क्या हो गई, दक्षिणी ध्रुव हो गई नीचे में। तो दोस्तों इस तरह से देखा जाए कि जब सनलाइट इधर से आती है और ये उत्तरी ध्रुव ये दक्षिणी ध्रुव हो गई, और इसके बीच का ये सेंटर है, और सेंटर से होती हुई जब इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। क्योंकि भूमि के मध्य से खींची गई ये रेखा होती है भूमध्य रेखा होती है। और यहाँ पे जी का जो मान होता है, स्मॉल g का मान, गुरुत्वाकर्षण बल का मान, और वो यहाँ पे क्या होता है, न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, ये पोल पे होता है, या फिर उत्तरी पोल हो या दक्षिणी पोल हो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है गुरुत्वाकर्षण का मान, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम होता है, और केंद्र पे क्या होता है, 0 के बराबर में होता है। और ये हमारा भूमध्य रेखा हो गया। इसी भूमध्य रेखा को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो यदि पूछा जाए आपसे विषुवत रेखा पर भी जी का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है, या भूमध्य रेखा पर भी जी का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। चलिए चलते हैं आज के तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन से, चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है क्योंकि चंद्रमा पे हवा नहीं है, वायुमंडल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका गुरुत्वीय त्वरण क्या है दोस्तों, कम है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात कर लेते चंद्रमा पे वायुमंडल क्यों नहीं है, क्या रीजन है कि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है। तो हम आपको बतला दें कि जो हमारा चंद्रमा है वो चंद्रमा पृथ्वी की कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। इतना छोटा है कि चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/100वां भाग है, और यही पृथ्वी की त्रिज्या की बात कर ली जाए तो उसकी त्रिज्या का 1/4 है। इतना छोटा होने के बावजूद यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण बहुत ही कम होता है, और यहाँ के भार का, पृथ्वी के भार का चंद्रमा पर कितना भार होता है, 1/6 भाग होता है। तो यहाँ पे क्या है कि गुरुत्वीय त्वरण इतना कम है, इतना कम है कि यहाँ पर वायुमंडल है ही नहीं। वायुमंडल को जो अट्रैक्शन करने की क्षमता होती है वो चंद्रमा के पास नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटा है। तो इसीलिए यहाँ का गुरुत्वीय त्वरण कम है, और इसीलिए क्या है, यहाँ पे वायुमंडल नहीं है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन से, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है किसके द्वारा। तो दोस्तों कृत्रिम उपग्रह को डॉपलर प्रभाव के द्वारा हम लोग ट्रैक कर सकते हैं पृथ्वी से। डॉपलर प्रभाव क्या होता है दोस्तों, डॉपलर प्रभाव कहने का मतलब है कि ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच में सापेक्षिक गति होती है। मान के चलेंगे यहाँ से कोई ट्रेन आ रहा है, और ट्रेन की जो ध्वनि होती है वो हमें सुनाई पड़ती है, और हम यहाँ पे यदि खड़े हैं तो हम देखेंगे कि ट्रेन की आवाज़ जो आती है ना, उसकी आवाज़ में यहाँ से जो आती है और मेरे पास से गुजरती है और फिर दूर चली जाती है, तो ट्रेन के आवाज़ में चेंजिंग दिखाई देने को मिलता है। पहले जब दूर से आती है तो धीरे से उसका सीटी आता है, फिर यहाँ पर आने पे तेज हो जाता है, और फिर सन्न से आगे निकल जाती है। तो आवाज़ों में भी चेंज होता है, वो डॉपलर प्रभाव के कारण ही होता है। तो ठीक उसी तरह दोस्तों कृत्रिम उपग्रह और पृथ्वी से भी रिलेटेड में जब ध्वनि स्रोत, यानी कि जहाँ से ध्वनि आ रही है किसी सैटेलाइट से, और हमारे अर्थ पर बैठ के यदि हम उस ध्वनि को सुन रहे हैं और उसके बीच
में जो सापेक्षिक गति होती है उसके कारण उसका जो आवृत्ति है वो चेंज सुनाई पड़ता है। तो आवृत्ति जब चेंज सुनाई पड़ेगा तो वो किसके कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण, और इसके कारण हम उस क्या कर सकते हैं? सैटेलाइट को ट्रैक कर सकते हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का SI मात्रक क्या होता है? ये दोस्तों कैपिटल जी है, और कैपिटल जी को हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक या फिर गुरुत्वाकर्षण का नियतांक। दोस्तों इसका जो SI मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। यही दोस्तों यदि स्मॉल जी की बात कर लिया जाए, ये गुरुत्वीय त्वरण होता है, और त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्मॉल जी का भी वैल्यू मान हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और कैपिटल जी का हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन से किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है, पृथ्वी पर इसका भार कितना हो जाएगा? तो दोस्तों यदि द्रव्यमान 20 kg है तो हम लोग ये भी समझेंगे कि भार भी 20 kg का ही होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो भार का फॉर्मूला होता है वो होता है mg। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? 9.8 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 196। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण ध्रुव पर लाया जाए तो उसका भार क्या हो जाएगा? दोस्तों अभी हम लोग डिस्कशन किए थे कि जो ये अर्थ होता है, ये हमारे अर्थ का जो भूमध्य रेखा होता है, तो ये जो विषुवत पॉइंट होता है, विषुवत रेखा, यहाँ पर इसका जी का मान क्या होता है? सबसे कम होता है। और ध्रुव पर क्या होता है? यहाँ पे इस ध्रुव पर क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जब मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ पे भी मैक्सिमम हो जाएगा, और यहाँ पे जब न्यूनतम है, तो आप हमको बतलाइए कि जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से, मतलब यहाँ से इधर की तरफ ले जाएंगे और इधर की तरफ ले जाएंगे, तो स्मॉल जी का मान उस वस्तु का क्या हो जाएगा? जो स्मॉल जी का मान होगा उसी के अनुसार भार को हम लोग इंडिकेट करेंगे। तो जो स्मॉल जी का मान है वो यहाँ से क्या करेगा? बढ़ते चले जाएगा, बढ़ते चले जाएगा, और यहाँ पे आने पे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। सेम उसी तरह यदि दक्षिणी ध्रुव की बात किया जाए तो यहाँ से बढ़ते बढ़ते आके इस ध्रुव पे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूनतम होता है, यहाँ मैक्सिमम होता है। तो ऑटोमेटिक जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा? ये बढ़ेगा ही और इधर भी बढ़ेगा। तो इस तरह हम देखें तो विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की तरफ कहीं भी चले जाएं तो उसका भार क्या हो जाएगा? हमेशा बढ़ता हुआ चला जाएगा। कहाँ तक? ध्रुव तक आने पर ध्रुव पे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिफ्ट में एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट जा रही हो कहाँ पे? तो दोस्तों इस तरह की बात को समझने के लिए आप लिफ्टर का तो यूज़ करते ही होंगे। लिफ्टर में जब आप चलते हैं और जब लिफ्टर ऊपर की तरफ जा रही होती है स्पीड में, तो आप क्या कर सकते हैं? आप जो यहाँ पे हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपका वेट यहाँ पे बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। लेकिन यही लिफ्ट यदि नीचे की तरफ आती है तो आप हल्का प्रतीत करते हैं। तो ठीक वही बात यहाँ कह रहा है, जब आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होती है, तो अधिक होने का मतलब है कि ये क्या हो रहा है? ऊपर जा रही है। और ऊपर कैसे जा रहा है? यदि एक समान चाल से ऊपर जाएगा तो दोस्तों बढ़ा हुआ प्रतीत नहीं होगा, बराबर प्रतीत होगा। और उस तरह से देखा जाए तो एक त्वरण के साथ यदि ऊपर जा रहा है, मतलब एक्सेलरेटर के साथ, मतलब स्पीड में एक वेग को बढ़ाते हुए जा रहा है वहाँ पे और त्वरण को मेंटेन करके चल रहा है, तो उसका जो है ना भार आभासी भार से ज़्यादा प्रतीत होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक नियत त्वरण से ऊपर की ओर जाती हुई लिफ्ट यदि जा रही है तो वस्तु जो अंदर में है उसका भार क्या हो जाएगा? बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक नियतांक जो कैपिटल जी है इसका मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। जी हाँ दोस्तों, 6.67 गुना 10 पर पावर -11 एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। ये हम लोगों ने अभी ऐसे मात्रक में ऊपर देखा था। ये कैपिटल जी का वैल्यू होता है दोस्तों, हमेशा इसको याद रखेंगे, और ये हमेशा कांस्टेंट होता है। यही दोस्तों स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कैपिटल जी का वैल्यू ये होता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन से दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक जी की खोज किसने किया था? दोस्तों जैसे हम आपको बतला दें कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है? गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए हैं न्यूटन साहब ने। किसने दिए हैं? सर आइजक न्यूटन ने दिए हैं। और इसी तरह बात कर लें, गुरुत्वाकर्षण जो कैपिटल जी है इसका वैल्यू किसने दिया है? तो दोस्तों जी का वैल्यू दिए हैं हेनरी कैवेंडिश ने। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश। इस तरह से हम लोग कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे और क्लियर कर लेंगे कि जो गुरुत्वाकर्षण है वो न्यूटन ने दिया है, बट इसका जो कैपिटल जी का वैल्यू है, कैपिटल जी की खोज किसने किया है?
हेनरी कैवेंडिश ने किया है। दोस्तों यही हेनरी कैवेंडिश है जो हाइड्रोजन के भी खोज करता थे, जो पेरियोडिक टेबल में 1 नंबर पे है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम में जो हाइड्रोजन है इसकी खोज भी किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, टेनिस का एक गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंचाई तक उछलती है, क्योंकि जब टेनिस का कोई बॉल या फुटबॉल की बात कर लें तो जितना ये मैदान पर जंप मारेगा उससे ज़्यादा ये पहाड़ी एरिया पर चले जाएंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंप मारेगा ऊपर नीचे। क्यों मारेगा दोस्तों? क्योंकि स्मॉल जी का मान यहाँ पे क्या होता है? पर्वतों पर कम हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, जब स्मॉल जी का मान कम होगा तो आकर्षण कम होगा, आकर्षण कम होगा तो बॉल ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई खींचने वाला तो है ही नहीं। यहाँ पे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज़्यादा होता है, तो इसीलिए जी का मान भी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? खिंचाव ज़्यादा होगा, तो ये बॉल ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाएगा। लेकिन यहाँ तो खिंचाव है ही नहीं, तो बॉल बहुत ही ऊपर तक चला जाएगा और फिर आराम से नीचे आएगा। तो क्या होता है वहाँ पे? जी के मान के कारण होता है। तो पर्वतों पर स्मॉल जी का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दोस्तों पर्वतों ही नहीं, पृथ्वी से ऊपर ज्यों ज्यों हम जाएंगे तो हमारा ये जो पृथ्वी है ना, इसके पोल पे हमेशा मैक्सिमम होता है जी का मान। तो यहाँ पे और यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, तो इसके ऊपर भी जाएगा तो क्या होगा? घटेगा ही, और इसके नीचे भी आएगा तो घटेगा ही, इसके अंदर भी जाएंगे तो घटेगा ही, और विषुवत रेखा पर क्या हो जाता है? सबसे कम हो जाता है। अभी हम आपसे चर्चा किए थे, विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है और ध्रुव पे मैक्सिमम होता है। तो दोस्तों यहाँ से ऊपर जाने पर क्या होगा? ऑटोमेटिक जी का मान कम होगा। इसका मतलब जब हम पहाड़ पे चले जाएंगे तो पहाड़ पे तो ऑटोमेटिक कम होगा, और जब वो कम होगा तो क्या होगा? गेंद है वो उछलेगा ज़्यादा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? अभी हम लोग इसका चर्चा 2-3 बार चर्चा कर चुके हैं। ध्रुव पे क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है। और भूमध्य रेखा पर क्या होता है? सबसे कम होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा को समझ ले दोस्तों, ये हमारा सर्किल है, और इस सर्किल में आपको बतलाए थे कि ये भूमध्य रेखा है, क्योंकि ये भूमि के मध्य से होकर गुजरती है, सेंटर से होकर गुजरती है। तो ये कौन सा रेखा हो गया? भूमध्य रेखा हो गया। दोस्तों इस भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहते हैं, और इससे जब हम उत्तरी ध्रुव की ओर तरफ चलेंगे तो यहाँ पे क्या होता है? कर्क रेखा होता है, और इससे जब हम दक्षिणी की तरफ जो लाइन खींचेंगे ये कौन सा रेखा हो जाएगा? मकर रेखा हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे करके समझ सकते हैं दोस्तों। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान बाहर की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी पर दोनों कैसे गिरेगी? तो दोस्तों यदि हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार को कोई गेंद को यदि हम गिराना चाहें तो समान भार की गेंद को यदि हम नीचे गिराएंगे तो वो क्या होगा दोस्तों? जाहिर सी बात है, ये तो बच्चा बतला देगा कि यदि हवा में हम किसी चीज़ को गिराएंगे, लोहा और लकड़ी के समान भार के चीज़ को, तो लोहा पहले नीचे गिरेगा, लकड़ी आराम से आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लोहे पहले गिरेगी। लेकिन दोस्तों बात हवा में नहीं, यदि निर्वात की किया जाए तो जहाँ पे हवा है ही नहीं, तो दोस्तों जहाँ पे हवा नहीं है वहाँ पे यदि कि दोनों में गिराया जो, तो दोनों क्या हो जाएगा? या फिर पत्थर हो या फिर एक लकड़ी का टुकड़ा है, ये दोनों को गिराएंगे फिर भी ये क्या होगा? दोनों समान टाइम में नीचे गिरेगा। या फिर हम एक रुई के छोटा सा टुकड़ा को ही क्यों ना गिरा दे, यदि हम थोड़ा सा रुई भी नीचे गिराएंगे ना, और यहाँ पे यदि एक पत्थर गिराएंगे बहुत बड़ा सा, फिर भी यदि हवा नहीं है, निर्वात है, जैसे चांद की बात कर लिया जाए, तो जहाँ पे दोस्तों हवा नहीं है वहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों सब साथ में गिरेगा। अंतरिक्ष में की बात कर लिया जाए, कहीं भी बात कीजिए, यदि वो निर्वात में है, जैसे कि हमारा जो 100 वाट का जो बल्ब आप देखते होंगे, 100 वाट का बल्ब के अंदर में भी क्या होता है दोस्तों? 100 वाट के बल्ब के अंदर में भी हवा नहीं रहती है, उसके अंदर इनर्ट गैस होता है। इट मीन्स वहाँ पे क्या होता है? निर्वात होता है। तो जो 100 वाट का बल्ब होता है ना, इसके बीच में भी हवा नहीं होती है, और यहाँ पर भी यदि किसी वस्तु को आप गिराएंगे ना तो नीचे तक गिरते हुए क्या करेगा? दोनों समान टाइम पर नीचे गिरेगा। लेकिन जब हवा की बात कर लिया जाए तो लोहा और लकड़ी दोनों में वही सबसे, लोहा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का वैल्यू क्या हो जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन गति को यदि हम बढ़ाएंगे तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? जी का वैल्यू कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप इस चीज़ को फील किए हैं कि जब कोई भी चीज़ स्पीड में चल रही होती है ना, तो इस पे रखा हुआ जो वस्तु होता है वो अपने आप को भार हीन महसूस करता है। यदि आप ब्रेक डांसर लिफ्ट पे भी चले होंगे, वो ज़्यादा स्पीड में घूमने लग जाए तो आप क्या करेंगे? एक बार ज़मीन छोड़ के हल्का हल्का ऊपर होने लगेंगे, मतलब आपका भार बहुत ही कम फील होने लगेगा। इस ट्रिक से हम लोग समझ सकते हैं कि जो पृथ्वी का घूर्णन गति है वो यदि बढ़ने लग जाए तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो जी का वैल्यू हमेशा कम हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केपलर के कुल कितने नियम है? तो बात कर लें केपलर का, तो जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है दोस्तों वो किन्होंने दिया है? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए हैं न्यूटन साहब ने।
बात कर ले कैपिटल जी का, तो कैपिटल जी का वैल्यू किसने दिया है? हेनरी कैवेंडिश ने दिए हैं। तो इसी तरह यदि आपसे पूछा जाए कि ग्रहों का नियम किसने दिया है, तो दोस्तों ग्रहों का जो नियम होता है वो किसने दिया है? केपलर साहब ने दिए हैं। तो इसीलिए केपलर के ग्रह के कुल 3 नियम होते हैं। इस चीज़ को समझेंगे तो केपलर के कुल कितने नियम है? 3 नियम है। और केपलर का नियम किससे संबंधित है? ग्रहों के गति से संबंधित है। तो ग्रहों के गति का नियम जो केपलर साहब ने दिए थे वो टोटल कितने नियम दिए हैं? 3 नियम दिए हैं। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर लगाई जाती है? तो दोस्तों जो भूस्थायी उपग्रह होता है वो केवल पृथ्वी की निगरानी के लिए लगाया जाता है और उसे धरती से टोटल ऊपर 36,000 किलोमीटर ऊपर जाने पे ये जो है सो लगा दिया जाता है, यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है। और इसका भी जो होता है 36,000 किलोमीटर ऊंचा चला जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा? भूस्थायी उपग्रह को स्थापित कर दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भार एक कैसी राशि है? तो दोस्तों भार एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। बात कर ले द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। सदिश यदि दो पिंड P और Q है तो इसके बीच लगने वाला आकर्षण बल F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो दोस्तों पिंड यदि P है और एक पिंड Q है तो इसके बीच लगने वाला जो बल है वो हो जाएगा कैपिटल G इंटू P इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। आर दोस्तों इसके दोनों के बीच की दूरी होती है, तो इन दोनों के बीच की दूरी यदि आर है तो बल हो जाएगा कैपिटल जी जो कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका मान 6.67 गुने 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। अभी हम लोग चर्चा किए थे और इसका खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। और इसके साथ साथ हम लोग पी और क्यू जो कि दोनों वस्तु का पिंड का द्रव्यमान होगा उसको मल्टीप्लाई करके दी बीच के डिस्टेंस को स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जी P1 P2 बट्टे आर स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या है दोस्तों? दोनों के बीच की दूरी है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कमानीदार तुला से क्या मापा जाता है? कमानीदार तुला, अभी हम लोग देखे होंगे कहीं कहीं पे जो कमानीदार तुला लगा होता है जिसमें ऐसे करके हम लोग इसका क्या करते हैं? वेट नापने के लिए भी कभी कभी यूज़ कर लेते हैं। एक्चुअल में कमानी मीटर जो होती है ये कमानीदार तुला क्या मापती है दोस्तों? भार को व्यक्त करती है, द्रव्यमान को नहीं मापती है, ये भार को बतलाती है। ये कमानीदार तुला ये बतलाती है कि जो पृथ्वी है यह पृथ्वी इस वस्तु को कितनी बल से नीचे खींच रहा है, इसको भार कहते हैं। और यही कमानीदार तुला बतलाती है जो भार को मेजरमेंट करती है। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का कितना होता है? तो अभी हम लोग चर्चा किए थे जो चंद्रमा पर भार है वो पृथ्वी के भार का कितना होता है? 1/6 गुना होता है। यदि धरती पर किसी का भार 600 न्यूटन है ना तो वो चंद्रमा पे जाने पे उसका कितना हो जाएगा? केवल 100 न्यूटन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से बहुत ही छोटा है। कितना छोटा है दोस्तों? तो 1/100वां भाग है। इसका जो भार है ना द्रव्यमान, तो इसका जो द्रव्यमान है वो क्या है? 1/100वां भाग है चंद्रमा का पृथ्वी के कंपैरिजन में। तो इसीलिए यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो 1/6वां भाग है। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाली उपग्रह का परिक्रमण काल कितना टाइम का होता है? इसको हम लोग कल भी चर्चा किए थे कि जो परिक्रमण काल होता है वो पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने के लिए कितना होता है? 84 मिनट होता है दोस्तों। 84 मिनट को यदि हम लोग समझ लें अच्छे से तो ये 60 मिनट का तो 1 घंटा हो गया और बच गया कितना 1 घंटा के बाद? 24 मिनट। तो कहीं कहीं पे ऑप्शन में ये भी लिखा रहता है कि 1 घंटा 24 मिनट है, लेकिन अब तो हमको 84 मिनट पढ़ाएं तो दोस्तों ये दोनों बराबर होती है। 1 घंटा 24 मिनट भी होता है और 84 मिनट भी होता है। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल होता है। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन से दोस्तों, पलायन वेग जो होता है वो कक्षीय वेग का कितना गुना होता है? तो पलायन वेग कक्षीय वेग का कितना गुना होता है दोस्तों? √2 गुना होता है। कहने का मतलब है दोस्तों यदि हम किसी उपग्रह के भी स्पीड को √2 गुना कर देंगे ना तो वो क्या करेगा? उस कक्षा को छोड़ के भाग जाएगा। जैसे यहाँ पे मान के चलिए पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है और ये चांद है। चांद क्या करेगा? यहाँ पे पृथ्वी का हमेशा चक्कर लगाते रहता है, सबको पता ही है क्योंकि ये उपग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है। तो इसके चारों ओर जब ये चक्कर लगाएगा ना तो इसके स्पीड को यदि हम √2 से गुना कर देंगे, मेरे पास इतना पावर आ जाए कि चंद्रमा के स्पीड को √2 गुना बढ़ा देंगे। मतलब दोस्तों बस केवल 41% बढ़ा देंगे इसके स्पीड को, तो ये क्या करेगा? ये यहाँ से इस कक्षा को ही छोड़ के भाग जाएगा और पृथ्वी को छोड़ के भाग जाएगा। तो यही होती है कक्षीय वेग जो होती है वो पलायन वेग जो होती है कक्षीय वेग का क्या होती है? √2 गुना होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। और पलायन वेग हमेशा कक्षीय वेग को √2 गुना कर देंगे ना तो ये पलायन कर जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। चलिए आज के चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन से दोस्तों, निम्नलिखित में क्या गलत है। यहाँ पे क्या गलत है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला लाइन पे चलेंगे। पहला है जी का मान ध्रुव पर महत्तम होती है। ये सारा दोस्तों जी से ही रिलेटेड है, तो अभी हम लोग देख लेंगे इसमें क्या कहता है। पहला है जी का मान ध्रुव पर महत्तम होती है। पहले तो हम ये समझेंगे मैप में कि ध्रुव होता कहाँ पे है। तो दोस्तों ये हमारा पृथ्वी है जो कि 23.5 डिग्री झुका हुआ है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। और इसमें यहाँ पे उत्तरी ध्रुव होता है और यहाँ पे क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है। तो जो उत्तरी ध्रुव होता है, दक्षिणी ध्रुव, इसके बीच में जो केंद्र होता है, इस केंद्र से जब हम एक लाइन खींचते हैं तो ये भूमध्य रेखा कहलाता है, क्योंकि भूमि के मध्य से खींची गई रेखा है। और यही भूमध्य रेखा को हम लोग कभी कभी विषुवत रेखा का भी नाम देते हैं। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसको कहते हैं। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है जी का मान ध्रुव पर महत्तम होता है। हम लोग भी पढ़े हैं जो पोल होता है, यहाँ पे जी का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जी का मान क्या होता है, महत्तम होता है। चलते हैं आज के अगले पॉइंट पे। विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। तो ये भी बात क्या होता है, विषुवत रेखा यहाँ पे है तो क्या यहाँ पे न्यूनतम होता है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ध्रुव पर होती है महत्तम होता है और गुरुत्वाकर्षण बल का मान विषुवत रेखा पे या भूमध्य रेखा पे क्या होता है, मिनिमम होता है। मतलब ये दोनों बात तो सही ही है, तो फिर गलत क्या हो जाएगा। चलते हैं आज के तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट कह रहा है ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान घटता है। दोस्तों अभी हम लोग पढ़े थे कि ऊंचाई जब पृथ्वी से बढ़ेगा तो जी का मान क्या हो जाएगा, घटेगा। ये भी बात सही है, क्योंकि जो पहाड़ होती है वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। इसी के लिए तो यहाँ पे बल्ब है उसको फुटबॉल ज़्यादा ऊपर तक उड़ पाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कम होती है पहाड़ पे। तो पहाड़ क्योंकि धरती से बहुत ही ज़्यादा ऊंचा होता है, तो ये भी बात सही है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ जी का मान क्या होता है, घटता जाता है। ये भी बात सही है। तो तीनों पॉइंट सही है। चौथा पॉइंट है केंद्र पर शून्य होता है। तो दोस्तों इसके जो केंद्र है यहाँ पे आकर्षण बल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये भी सही है, क्योंकि जब किसी वस्तु को पृथ्वी खींचती है तो वो अपने केंद्र की तरफ ही खींचती है, और जब केंद्र पर पहुँच गया तब उसको क्या ही खींचेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान 0 होता है। ध्रुव पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। विषुवत रेखा पे क्या होता है, मिनिमम होता है। और ध्रुव केंद्र पे क्या होता है, 0 होता है। तो दोस्तों ये भी बात सही है, केंद्र पर क्या होती है, 0 होती है। नहीं, चारों का चारों पॉइंट सही है, यानी निम्न में से कोई नहीं गलत है, चारों का चारों सही है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ग्रहों के नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों ग्रहों के नियम का प्रतिपादन किसने किया, हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि केपलर साहब ने ग्रहों के नियम का प्रतिपादन किया था। और वहाँ पे टोटल कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे ग्रहों के नियम से रिलेटेड। तो इन नियम को प्रतिपादन किसने किया था, केपलर साहब ने किया था। तो इस तरह दोस्तों हम लोग टॉप 25 क्वेश्चंस को देख पाए हैं। दोस्तों एक लाइन है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इस टाइम को खोना नहीं है। बिल्कुल सही बात दोस्तों, क्योंकि अभी का जो टाइम चल रहा है, इस टाइम को यदि आप खो देंगे तो पता नहीं सरकार की नीतियां कैसी है, अगली वैकेंसीज आएगी भी या नहीं। तो आप लोग चैनल पे कंटिन्यूअस बने रहें और फिर लगे रहें अपनी तैयारी में, दिन रात एक कर दे और जी जान झोंक दे इस एग्जाम को, क्योंकि दोस्तों इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। और मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में, कार्य ऊर्जा और शक्ति के साथ। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम लोग कल मिलेंगे। और सबसे आखिरी में दोस्तों एक बात जो आप लोग तो करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों से उम्मीद है कि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरा प्रयास कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का दोस्तों हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।